आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी? ठीक है, तो अभी का देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले कितना था? 2019 से पहले, 2019 से पहले, ठीक है ना, 19 से पहले यह 29 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश 7 हुआ करता था। लेकिन अब कितना हो गया? 31 अक्टूबर 2019 के बाद, है ना, अब ये कितना हो गया? ये हो गया 28 राज्य अथवा के 8 यूटी, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। यूटी किसको बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं, जहां पे डायरेक्टली केंद्र का अपना अधिकार होता है, वहां पे प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जब 29 राज्य अथवा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो उस समय 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को अलग यूटी का दर्जा दिया था। जम्मू एंड कश्मीर का राज्य का दर्जा हटाकर उसको यूटी बना दिया गया था और उससे एक लद्दाख को अलग कर दिया गया था। तो उस समय हमारा कितना हो गया कैलकुलेशन में? उस समय हो गया हमारा, जब वो दो अलग अलग हो गए तो हमारा 28 राज्य अथवा 9 यूटी हो गया था। जबकि फिर 2020 में क्या किया केंद्र सरकार के द्वारा? 26 जनवरी 2020 को ये जो इसमें यूटी थे, दादर नागर हवेली को मिला करके एक कर दिया गया। इसमें से -1 हो गया और बचा कितना? 1। ठीक है, तो दादर नागर हवेली, ठीक है, और ये दोनों को, और दमन और दीव को, ये दोनों को मिला दिया गया। तो उससे क्या हो गया? ये -1 हमारा टोटल अभी एट प्रेजेंट में 8 राज्य अथवा 28 राज्य अथवा केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अंडमान और निकोबार है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव एक ही में है। ठीक है ना। और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और एनसीआर, पुडुचेरी। ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में उप राज्यपाल कौन कौन सा है? तो अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली, दिल्ली में उपराज्यपाल है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर में उपराज्यपाल का नाम मनोज सिन्हा है। लद्दाख, पुडुचेरी, और ये सब लक्षद्वीप और ये सब यहाँ पे प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, प्रशासक यहाँ पे है ना। तो जैसे दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, ये चंडीगढ़, ये सब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे राज्य में राज्यपाल होते हैं, वहीं पे केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और प्रशासक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, ये सारे नियुक्तियां कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। नूर म्यू नूर न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो ये जो विवाद है न्यू मूर द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और वहां का प्रधानमंत्री शेख हसीना है, आप लोग सभी जानते हैं। न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत में इसे न्यू मूर या पूर्वाशा कहता है। बांग्लादेश में इसे दक्षिणी तटपट्टी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण तटपट्टी, तलपट्टी। ठीक है। न्यू मूर द्वीप 1970 में चक्रवात भोला के बाद उभर कर आया था। यह द्वीप हरिभंगा नदी के मुहाने के करीब 2 किलोमीटर दूर गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास स्थित है। ठीक है, आपको मालूम होगा कि असम में ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है, वही ये बांग्लादेश में जाके मेघना के नाम से जाना जाता है ना। 1985 से 2000 के बीच न्यू मूर द्वीप का नुकसान हुआ। भारत और बांग्लादेश के बीच समुद्री सीमा तय करने के लिए रेड क्लिफ अवार्ड पद्धति का भी विवादित है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो ये करता है 17.5% जनसंख्या का जो पोषण है वो भारत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है।
वहीं भारत की आबादी जो है विश्व की सबसे बड़ी आबादी है और 17.5%, 17.7%, यानी कि भारत की आबादी विश्व की आबादी का 17.7% है। भारत का भौगोलिक विस्तार, अब आपको मालूम होगा कि हम लोग जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़कर विश्व का नंबर 1 देश बन गए हैं। ठीक है, भारत और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, है ना। वहीं भारत दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो क्या है, एक मिनट फ्रेंड, एक मिनट। वहीं भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत के पास दुनिया में खेती की जाने वाली सबसे अधिक भूमि क्षेत्र है। इसीलिए आप लोग को मालूम होगा कि भारत को कृषि प्रधान क्षेत्र कहा जाता, कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। ये कुल क्षेत्र का 57% है, यानी कि जो भी क्षेत्रफल है उसका 57% जो है वो कैसा है, तो खेती करने योग्य जमीन है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, और उसके बाद भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसमें से असत्य पूछा है, तो असत्य जो है ऑप्शन नंबर डी सही, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा, यह असत्य है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से क्वेश्चन नंबर 5 पे, तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी, भारत की पूर्व समुद्री सीमा का लंबाई 16.5 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और ऑप्शन नंबर डी, भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो असत्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि पाक जन संधि जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच है, ये याद कर लीजिएगा ना, श्रीलंका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 85 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी 84 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट। तो देखिए, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है 82 डिग्री 30 मिनट है भारत का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आप लोग भी इसका आंसर करते रहिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जब जैसे तैयारी है तो तैयारी को जांचने का इससे बढ़िया और प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस अगर आप लगातार आप करते रहेंगे तो आपको भी मालूम होगा कि हाँ, हम किसका सही आंसर दे रहे हैं और किसका गलत आंसर दे रहे हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए। और ये अभी स्टार्टिंग का ही सारे सेट्स है, तो आप लोग को इजी क्वेश्चंस लग सकता है, लेकिन और भी जैसे जैसे टॉपिक वाइज हम कवर अप करेंगे तो आपको और भी बेहतर ये सेशन लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, भारत का जो मानक मध्याह्न रेखा है वो 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। पूरे देश के लिए मानक समय माना जाता है, ये याद कर लीजिएगा, 7 डिग्री 30 सेकंड देशांतर। गुणकों में मानक मध्याह्न रेखा का चयन करने के लिए विश्व के देशों के बीच एक सामान्य समक्ष है, इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को भारत के मानक मध्य रेखा के रूप में चुना गया है। ठीक है, ये वाला है, ये ध्यान रखिएगा, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत अवस्थित है, भारत कहाँ पे अवस्थित है? तो ये अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट
पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो ये है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, उत्तर पूर्वी। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। पृथ्वी के ये 4 गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा, हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं हम लोग। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से अलग किया जाता है, यानी कि 0 डिग्री इक्वेटर। ऐसे जैसे पृथ्वी है तो बीच में जो है ये 0 डिग्री कहलाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत पूर्वी उत्तर के भूमध्य रेखा के ऊपर में और प्रधान मध्य रेखा ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 34 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्रफल कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? ठीक है, नहीं लगी हुई है। तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो जिसका सीमा मिजोरम से नहीं लगता है? वो है नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नागालैंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मिजोरम से कौन सा नहीं लगता है? ये देखिए, ये नागालैंड है और यहाँ पे मिजोरम है, तो यहाँ पे सीमा इसका नहीं लगता है। हाँ, मिजोरम का जो सीमा है वो असम से लगता है, ठीक है, मणिपुर से लगता है, त्रिपुरा से लगता है, लेकिन नागालैंड से नहीं लगता है। ये ऑप्शन नंबर जो था 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगता है? तो फिर से वही है, अरुणाचल प्रदेश से कौन सीमा नहीं बनाता है इनमें से? ये दिया हुआ ऑप्शंस में तो मणिपुर, मणिपुर जो है वो यहाँ पे सीमा नहीं लगाता। देखिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है ना, ये सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो यहाँ पे, और मणिपुर आपको कहाँ दिख रहा है? ये मणिपुर है, ये वाला। ठीक है ना, तो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कौन सीमा बनाता है? तो नागालैंड बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे पूछ रहा है अरुणाचल प्रदेश से सीमा कौन नहीं बनाता है? तो मणिपुर नहीं बनाता है, बल्कि नागालैंड बनाता है, असम बनाता है। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये भूटान से भी मणिपुर का जो है वो सीमा लगता है और चाइना से भी लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मणिपुर से नहीं लगता है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे नहीं है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा सीमा जो है, कौन सा राज्य का जो सीमा है वो राजस्थान से सटा हुआ नहीं है? वो है गुजरात, सॉरी, ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वो राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, राजस्थान से सटा हुआ नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे ये है राजस्थान और यहाँ पे गुजरात है, तो गुजरात से इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से भी बॉर्डर लगता है, इधर में हरियाणा से भी लगता है, दिल्ली से भी लगता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए, महाराष्ट्र से कोई भी बॉर्डर नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पे राजस्थान का सीमा महाराष्ट्र से शेयर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के बीच स्थित है? ये कौन सा राज्य के बीच स्थित है? तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जो दादर नागर हवेली है, ये कौन सा राज्य के बीच स्थित है? तो ये है गुजरात और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, गुजरात और महाराष्ट्र। भारत में दादर और नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। इसकी राजधानी सिलवासा है, ये याद कर लीजिएगा, है ना। दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। 11 अगस्त 1961 को इसका गठन हुआ था। इससे पहले इस क्षेत्रफल पर पुर्तगियों का नियंत्रण था। पुर्तगाल के लोग थे, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गोवा पर भी पुर्तगाली लोग का भी था। दादर और नगर हवेली पश्चिमी भारत में स्थित है। ठीक है, और आपको मालूम होगा, अभी हम जैसे आपको बताया कि दादर नगर हवेली जो है ये 26 जनवरी 2020 को
26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक बना दिया गया है ना, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए आपको दादरा नागर हवेली और दमन और दीव दिख जाएगा, जो कि ये गुजरात है और यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो ये दोनों राज्य के बीच में ये वाला पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ पे इस पॉइंट में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से पहले किस राज्य का नाम था? तो ये था अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, यह ब्रिटिश भारत में राजनीतिक प्रभावों में से एक था। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला और इसका नाम बदल करके अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। 20 फरवरी 1987 को यह भारतीय संघ राज्य का 24वां राज्य बना था। यह इसमें सारा चीज दिया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर जो है ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पोर्ट ब्लेयर दिख रहा है, ये देखिए पोर्ट ब्लेयर है ना। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, यानी कि जो अंडमान और निकोबार है उसकी राजधानी कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर प्रशासनिक दृष्टि से दक्षिण अंडमान जिले में आता है। पोर्ट ब्लेयर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह कोलकाता से लगभग 1255 किलोमीटर और चेन्नई से लगभग 1191 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही नहीं है, यानी कि कौन सा मेल इसका सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए सही नहीं है ये पूछा है। मदुरई तमिलनाडु ये सही है। ठीक है, उसके बाद झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान, तो ये झांसी जो है ये मध्य प्रदेश सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आता है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट जो है ये किसकी दक्षिणी नोक है? दक्षिणी नोक ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंदिरा पॉइंट इसका दक्षिणी नोक है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ देखिए इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट ना सबसे इंपॉर्टेंट है एकदम। ये है यहाँ पे नॉर्थ का साइड में। ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट भारत गणराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले में स्थित है। ठीक है, ये 6 डिग्री 45 मिनट 38 सेकेंड नॉर्थ अक्षांश पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट एक गांव है। यहाँ एक प्रकाश स्तंभ भी है। 1984 में यह जब इंदिरा गांधी ने भारत की प्रधानमंत्री के रूप में इस गांव का दौरा किया था तो इसका नाम बदल करके इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी के दौरान इंदिरा पॉइंट समुद्र के पानी में डूब गया था। ठीक है, 2004 में सुनामी आया था, आपको याद होगा, उस समय श्रीलंका में बहुत तबाही मचाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पाते हैं। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखे सही विकल्प का चयन करें। एक नंबर में है मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहला वाला राजस्थान आता है, तो 3 नंबर से स्टार्ट होगा। 3 नंबर में कौन कौन सा है? बी, सी और डी। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद हमारा आएगा मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के बाद आएगा मध्य प्रदेश। तो 3 और 1 किस में है? तीनों में है। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद हमारा आएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कहाँ पे है? यानी कि 3, 1 और 4, 3, 1, 4 कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो पहले कौन सा होगा? राजस्थान, फिर होगा राजस्थान के बाद 1 मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद हमारा महाराष्ट्र होगा, और उसके बाद और क्या होगा लास्ट में? उत्तर प्रदेश। ये है क्षेत्रफल के दृष्टि से सजावट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? यानी कि ये किस राज्य में है?
जवाहर सुरंग, तो जवाहर सुरंग जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। यह सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजी कुंड के बीच स्थित है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बनिहाल। इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह सुरंग 2.85 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, जवाहर सुरंग को बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। यह सुरंग 2194 मीटर या 7198 फीट की ऊंचाई पर है। इसमें दोनों दिशाओं के लिए एक एक लेन है। यह सुरंग साल भर जम्मू एंड कश्मीर के बीच सड़क यातायात को सुचारू रूप से रखता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, जम्मू एंड कश्मीर में NH 44 पर ये स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई जो है वो लगभग 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 6100 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन आज का फ्रेंड्स, सियाचिन, सियाचिन है क्या? ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी भारत और म्यांमार के बीच की सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है। तो ये देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ये ध्यान रखिएगा। और यही सियाचिन ग्लेशियर जो है आपको मालूम होगा, जो इसका जो कुछ पार्ट जो है वो चाइना ने जब हम लोग से लड़ाई हुआ था तो उसको हथिया लिया था, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी, ये सियाचिन ग्लेशियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला यानी कि काराकोरम रेंज में भारत और पाक के नियंत्रण रेखा के पास ही स्थित है। यह काराकोरम के बीच बड़े हिमालयों में से सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है। सियाचिन ग्लेशियर भारी हिमच्छादित हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र के पर्वतीय ग्लेशियर में ध्रुवीय बर्फ से चोटियों को छोड़कर पूर्वी पृथ्वी पर कहीं और पाए जाने वाले पानी की तुलना में अधिक ताजी पानी होता है, इसलिए इस क्षेत्र को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे जो सैनिक लोग हैं वो लगभग -50 डिग्री सेल्सियस में भी अपना ड्यूटी जो है वह तत्परता से करते हैं। ठीक है, इसलिए एक तो मतलब हमारा एक जो सैनिक के प्रति जो सहानुभूति है वो रहना चाहिए, प्लस उनके प्रति रिस्पेक्ट हमेशा और बढ़ जाता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिएगा। यहाँ पर इंडियन आर्मी के जवान 16 से 22,000 फीट तक तैनात रहते हैं और यहाँ दिन में -21 डिग्री और रात में -32 डिग्री सेल्सियस पारा चला जाता है, कभी कभी तो -50 डिग्री, है ना। यहाँ पर भारतीय फौज की 150 पोस्ट है, जिसके लिए 10,000 सोल्जर्स तैनात किए गए हैं। यहाँ ज़्यादातर सैनिकों की मौत युद्ध नहीं बल्कि एवलांच से हुई है। एवलांच क्या होता है? जब जो बर्फ का पहाड़ जो है वो टूट कर पिघल कर जब गिरता है तो उसमें जो हमारे सैनिक लोग हैं वो काफ़ी जो है वो दब जाते हैं उसके बीच में, और उससे मौतें हो जाती हैं उनकी, मतलब वो निकल नहीं पाते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये एवलांच जो है ये प्राकृतिक आपदा है। ठीक है जी, इसको मतलब किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही चिंता का विषय है। ठीक है, तो चलिए ये रहा फ्रेंड्स आज इस इंडियन ज्योग्राफी के सेट नंबर 5 के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारा अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।